नमस्कार। साहित्य अकादमी की नमस्कार। वेब लाइन साहित्य श्रृंखला में आज हम कवि अनुवादक कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं और आज हमारे बीच में कोंकणी भाषा की प्रख्यात कथाकार, बाल साहित्यकार, अनुवादक और शोधकर्ता आदरणीय प्रशांति तलपणकार जी हैं। मैं आप दोनों का ही साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों का परिचय करवा देता हूं। प्रशांति तलपणकार कोंकणी भाषा की महत्वपूर्ण कथाकार, बाल साहित्यकार, कुशल अनुवादक और शोधकर्ता हैं। आपको मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान है। आप ज्ञान प्रसारक मंडल महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र आसगांव बारदेश में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपने कई कहानियां, बाल कथाएं, अनुवाद कार्य तथा प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रवासी श्रमिकों पर पुस्तकें लिखी हैं। आपकी कुछ प्रकाशित कृतियों में शेडोज इन द डार्क, टूटूश तथा मोतियांची मॉल शामिल हैं। आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार तथा कोंकणी कला साहित्य केंद्र द्वारा अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको साहित्य अकादमी की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण अनुवाद पुरस्कार, जो शशि देशपांडे का अंग्रेजी उपन्यास था, उसके कोंकणी अनुवाद के लिए दिया गया और उस उपन्यास का आपने दैट लॉन्ग साइलेंस शीर्षक से अनुवाद किया। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले प्रशांति जी आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आप चूंकि स्वयं एक लेखिका हैं और अनुवादक भी हैं, तो आप एक अनुवाद को किस रूप में लेती हैं? क्या ये एक तकनीकी काम है या एक रचनात्मक काम है? आप इसको किस रूप में लेती हैं? एक्चुअली एक तकनीकी भी काम है और रचनात्मक काम भी है। और मैंने ऐसे बहुत अनुवादक जो हैं उनसे बात की है, उन्हें भी वैसे ही लगता है कि उसमें क्रिएटिविटी है, रचना तो है ही, क्योंकि जो मूल लेखक हम लोग लेते हैं उनकी तो रचना होती है, उनकी क्रिएटिविटी होती है, उन लोगों की सृजनशीलता होती है, वो सभी उभर के आनी चाहिए। जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उभरनी चाहिए। तो इसीलिए उसमें कृति जो क्रिएटिविटी तो है, मगर बहुत सारे जो यानी कथानक में मुहावरे होते हैं और सांस्कृतिक बैकग्राउंड होता है, शब्द जो होते हैं वो तकनीकी होते हैं, तो इसीलिए वो भी हम लोगों ने देखना चाहिए। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैं ये जानना चाहूंगा कि एक अनुवादक के तौर पर किसी गद्य कृति का अनुवाद और किसी काव्य कृति का अनुवाद, इन दोनों में आपको किसमें ऐसा महसूस होता है? एक कविता के अनुवाद में और एक कथा के अनुवाद में किसमें आपको परेशानी महसूस होती है, या किसको आप ज्यादा एंजॉय कर पाती हैं? मैं तो कथा बहुत एंजॉय करती हूँ। कविता तो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, मगर मुझे तो खुद कविता लिखने नहीं आती, मैं कवि नहीं हूँ। तो इसीलिए मुझे तो मैंने किए हैं, कभी कभी कोंकणी में जब इंग्लिश में किसी के लिए चाहिए तो मैंने किए हैं ट्रांसलेशंस, मगर उतना एंजॉय नहीं किया है। क्योंकि कविता में क्या होता है, उसका लय रहता है, नाद रहता है, रिदम जो रहती है वो, और उसका जो अर्थ है वो सभी उसी स्टाइल में आना चाहिए। जो कवि है, ओरिजिनल जो कवि है, उनके स्टाइल में आनी चाहिए। और अगर आपको कविता नहीं आती है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। कथाएं मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। क्यों, मगर आपने पूछा था ना कि युवक कैसे देखते हैं, मैंने ऐसे एक दो युवकों को ऐसे मैं जानती हूँ जो करते हैं, अनुवाद करते हैं। तो मैंने ऐसी बात की, तो उन्हें लगता है कि ट्रांसलेशन इज एन इजी जॉब। ऐसे पहले ऐसे पेज देखेंगे, लिखेंगे और टक टक टक, ऐसा तो नहीं है। अनुवाद जब अनुवाद रहता है, जब वो जो अगर वो कथा हो या नॉवेल हो, उसे पढ़ना चाहिए। मैं कभी कोई ट्रांसलेशन लेती हूँ तो एक कृति 4 बार पहले पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर वो पढ़ ली तो उसके सब जो कुछ है, लेंथ ब्रेथ, पूरा एरिया जो रहता है कथा का, उसका बैकग्राउंड जो रहता है, वो सभी समझना चाहिए।
एट द सेम टाइम जो शब्द रहते हैं, जो मुहावरे रहते हैं, यानी कैसा रहता है, इट इज लिटरल वर्सेस लेटरल, वो हमें देखना चाहिए। लिटरल है, वर्ड टू वर्ड है, क्या उसमें सेंस है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हाँ ये शब्द ऐसा ही है, वो यही वैसे ही रखना चाहिए, मगर ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि हर भाषा की अपनी जाति रहती है, अपना धर्म रहता है। अगर रीजनल भाषा देखें हम लोग, तो रीजनल भाषा कैसी रहती है, हम लोगों की भाषा पैसिव ज्यादा है, और हम लोगों को जो कुछ बोलना है ना, हमको तो डिटेल में बोलना रहता है, ऐसे अवान्तर सभी। अंग्रेजी भाषा वैसी नहीं है, फॉरेन भाषा वैसी नहीं है, वहां तो उनका ज्यादा एक्टिव का उपयोग ज्यादा करते हैं, तो ये सब देखना चाहिए। आप लोग जब एक संस्कृति का, एक भाषा की जातीयता का जब दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुहावरे, वहाँ के जो लोक भाषा के शब्द हैं, या वहाँ की, क्योंकि कोई भी भाषा बहुत सारी बोलियों से भी मिलके बनती है, हमारे कम से कम भारतीय भाषाओं के संदर्भ में तो ये बात प्रामाणिक तौर से हम जानते हैं। तब हम एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में, एक भाषा की संस्कृति का दूसरी भाषा की संस्कृति में जब अनुवाद कर रहे होते हैं, तो कौन सी युक्तियां आप लोग इस्तेमाल करती हैं? क्योंकि एक मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है, और उसकी अभिधा में उसका एक दूसरा अर्थ होता है, कि उस चीज को आप कैसे दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में जब अनुवाद करती हैं तो कैसे लाती हैं, क्या युक्ति अपनाती हैं? आप तो शायद हंसेंगे मुझ पे, मगर मैं क्या करती हूँ, अगर एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में करना है अनुवाद, तो पहले उनका जो बैकग्राउंड रहता है वो मैं समझ लेती हूँ। मैंने जो दैट लॉन्ग साइलेंस जो ट्रांसलेट किया है वो अंग्रेजी में है, मगर जो स्टोरी है वो हाफ महाराष्ट्रियन लेडी की है, और उसपे कन्नडिका का इन्फ्लुएंस है। तो मैं जब ट्रांसलेट कर रही थी, तो मैं वो कन्नड़ी का बैकग्राउंड समझ लिया, महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड समझ लिया, और उसकी तुलना कोंकणी में की, और उसके बाद में मैंने जो कुछ अंग्रेजी का जो है वो उसका सभी बना पैरेलल्स देख के, उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, मैं एक्टिंग भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं अगर डायलॉग हो तो खड़ा रह के ये मराठी में ऐसा होगा, ये हिंदी में ऐसा होगा, कोंकणी में कैसा होगा, तो अपनाने का प्रयत्न करती हूँ। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि लिटरल और लेटरल का है। इंग्लिश में था द इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस, यस आई हैड टू लेट इट गो। इंग्लिश में ऐसा था, इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस। तो मैंने कोंकणी में कैसा किया, खोशेचो बोमाडो हय माका तो फोडचोच पडलो। तो मैंने जो ट्रांसलेशन किया है वो क्या है कि खुशी का गुब्बारा जो है वो मुझे फोड़ना पड़ा, जो इंग्लिश में वैसा नहीं है। मगर आई फेल्ट कि लेटरल अगर ट्रांसलेशन करना है मुझे, तो लिटरल किया तो ठीक नहीं रहेगा। तो समटाइम्स यू हैव टू डू दिस, व्यायाम करना पड़ता है कि आई हैव टू डू दिस। वेरी नाइस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज के समय में अनुवाद की क्या भूमिका होनी चाहिए, और क्या उस रूप में आपस में जो भारतीय भाषाओं के बीच में पुल बनाने का काम अनुवाद करता है, क्या उस तरह से अभी काम उस तरह हो रहा है, या उसको और बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है? बहुत बढ़ावा देना चाहिए। पहले तो क्या होता है कि जो अनुवादक है उन लोगों को तो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जाता है। मुझे घर में भी बहुत बार बोला जाता था कि देखो तुम अपनी क्रिएटिविटी नहीं क्यों करती, यू कैन राइट बेटर, तुम दूसरों की क्यों करते। बट आई बिलीव अनुवाद जो रहता है इट इज ऑल्सो अ क्रिएटिव वर्क, तो वो अनुवाद हमें करना चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट रीच आउट टू पीपल। मगर अब क्या होता है कि एक तो हम लोगों को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जाता है, यहाँ गोवा में अगर ट्रांसलेटेड किताबें हैं तो गवर्नमेंट की सहूलत है वो नहीं मिलती, अगर ओरिजिनल किताबें हैं तो दिस इज वन स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। अगर हम लोगों ने ट्रांसलेट किया तो एडिटिंग के लिए खर्चा नहीं दिया जाता है। सो यू कैन सी दैट इवन एट अ पॉलिसी लेवल
देयर इज नो एनकरेजमेंट फॉर ट्रांसलेटर्स। अगर ये हुआ तो बहुत अच्छा हो जाए। आई फील अगर सरकारी तौर पे अगर हमें कुछ चालना मिले और अगर एनकरेजमेंट मिले तो और ज्यादा लोग ट्रांसलेशन करेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि इस समय जो युवा तमाम अनुवादक हैं, उनको उनकी उनके अनुवादों को पढ़ करके आपको कैसा लगता है? क्या उन्हें कुछ और आप कुछ युक्तियां बताना चाहेंगी, या आप कोई कृति सजेस्ट करना चाहेंगी कि इस कृति का अनुवाद अभी नहीं हुआ है और कोंकणी में इसका अनुवाद होना चाहिए, या कोंकणी की कोई कृति जिसका दूसरी भाषाओं में अनुवाद होने की बहुत जरूरत आप महसूस? बहुत सारे हमारे किताबें हैं जो मुझे लगता है, हमारे तो मीना काकोडकर है जिनकी, और महाबलेश्वर सैल जी हैं और दामोदर मावजो हैं। ये 3 लेखक हैं जिनकी बहुत सारे बाकी भाषाओं में गई हैं रचनाएं। पुंडलिक नाइक जी भी है, मगर बाकी जो लोग हैं उन लोगों की नहीं की है और जानी चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग युवक है जिन्हें पहले तो अनुवाद में रुचि रहनी चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, पैशन होना चाहिए। मुझे तो अगर किसी ने ट्रांसलेशन दे दिया तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, मुझे इतना पैशन है। तो पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और नहीं ये दूसरे का है वैसे नहीं, अपनाना चाहिए। जब तक हम लोग वो कृति अपना नहीं लेते, समझ में नहीं आता, हमारे दिल और दिमाग में उतर नहीं जाती, तब तक ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हो। तो युवा को मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर कोई कृति तुम्हें ट्रांसलेट करनी है तो पहले उसको समझ लो और उसके बाद में ही उसको उतारो। और आप अपनी ओर से कुछ साहित्य अकादमी की भूमिका या अन्य ऐसी संस्थाओं की भूमिका के बारे में अगर कुछ टिप्पणी करना चाहें? सुनाई नहीं दी। मैं कह रहा हूँ कि साहित्य अकादमी के मुख्य उद्देश्यों में अनुवाद का काम है। हाँ, जिस पुस्तक पर साहित्य अकादमी अपना पुरस्कार देती है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसको बाकी 23 भाषाओं में पहुंचाने का कार्य करती है, आप जानते ही हैं। तो ऐसी संस्थाओं की भूमिका के बारे में अगर, और आप क्या कौन से ऐसे? हाँ, मुझे लगता है कि और जब मैंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार स्वीकार किया था तभी भी मैंने बोला था कि जो साहित्य अकादमी काम करती है वो तो लाजवाब है, उसको पैरेलल नहीं है, बाकी संस्थानों में भी करनी चाहिए। मगर साहित्य अकादमी में भी अभी और थोड़ा जो अनुवादक है उन लोगों को और थोड़ा सम्मान देना चाहिए, उनको नाम तो अभी आने चाहिए, एडिटोरियल सपोर्ट चाहिए, एडिटिंग के लिए सपोर्ट चाहिए, और ज्यादा किताबें ट्रांसलेट होनी चाहिए। धन्यवाद प्रशांति जी, आपने बहुत बहुत जरूरी बातें हमसे साझा की, और मुझे विश्वास है कि तमाम अनुवादकों को इससे एक रास्ता मिलेगा। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं और कुछ ऐसी जानकारियां दी हैं जो आपके निश्चित तौर पे अनुभव से ही आई हैं, और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके भी मैं आभार। प्रशांति जी से बहुत सारी बातें अनुवाद के संबंध में सुनी, और ये भी हमको जानने का मौका मिला कि एक रचनाकार जब अनुवादक के रूप में कार्य करता है तो वो किस रूप में अपनी भूमिका को बदलता है, या वो स्वयं एक रचनाकार के रूप में ही होता है। प्रशांति जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार और अनुवादक ने आज हमको जो जो ये सारी बातें साझा की हैं, मैं उसके लिए साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि हमारी भारतीय भाषाओं का साहित्य एक भाषा से दूसरी भाषा में अधिकतम पहुंचे। इसी शुभकामना के साथ आपने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया और समय निकाला, और हमारे साहित्य अकादमी के साहित्य प्रेमियों से आप मुखातिब हुए, इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।